हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश। इस वीडियो में हम लोग एसएससी में आने वाली इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर एसएससी सीजीएल मेंस में जिस लेवल की इंग्लिश आ रही है उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे मेंस में बढ़िया स्कोर लाया जाए। इंग्लिश में आपका लेवल होगा एक लिमिट पे आके क्या होता है, इंग्लिश में स्कोर रुक जाते हैं, वहाँ से ऊपर बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, उस हर्डल को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, और उसके अलावा जिनको शुरू से इंग्लिश करनी है वो भी कैसे कर सकते हैं, सबके बारे में बात होगी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको पता ही है मेंस में क्या होता है, हाईएस्ट वेटेज इंग्लिश का है। अब 135 आउट ऑफ 390 इंग्लिश का वेटेज है। कितना हो जाता है, लगभग ये आपको 34.6% होगा ये। ठीक है, तो इंग्लिश में ये है जो कि हाईएस्ट वेटेज हो गया मेंस में बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो अब इंग्लिश में होता क्या है, एक्चुअल में 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन पे क्या होता है +3 पॉजिटिव मार्क्स होता है और गलत होने पे 130 यानी -1 हो जाता है। चलो, और मेरे स्कोर का बात करें अगर तो मेरा कितना स्कोर था, 123 आउट ऑफ 135 मेरा इंग्लिश का ये स्कोर था। जो कि अगर आप मेंस में जुड़े हुए हो, मेंस की मॉक्स वगैरह लगा रहे हो, या फिर जिनको भी पता होगा कि एक बढ़िया स्कोर है, मतलब डिसेंट स्कोर तो है एटलीस्ट 123 आउट ऑफ 135। तो और मेरा सिलेक्शन किस पे हुआ है, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, जिसको कि आप लोग CGST इंस्पेक्टर यानी सेंट्रल GST इंस्पेक्टर भी बोलते हो। तो हम लोग अब इंग्लिश में चलो शुरू करते हैं अपनी बात। इंग्लिश के बारे में क्या है कि इंग्लिश में 3 सेक्शंस हैं मेनली। फर्स्ट सेक्शन क्या होगा, लोग बोलेंगे ग्रामर, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सेक्शन अपना है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा सेक्शन हो गया अपना ग्रामर, और थर्ड सेक्शन अपना होता है क्या, वोकैब। ठीक है, ये 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन पे अलग अलग बात कर लेंगे कि क्या कैसे किसको इंप्रूव करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रीडिंग अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। तो इसमें क्या होता है कि अपने को क्या क्या करना है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को भी सही करने के लिए आपके ग्रामर के 4 चैप्टर्स काफ़ी सही होने चाहिए। ठीक है, वो 4 चैप्टर ऐसा नहीं कि ग्रामर के लिए जरूरी है, वो जरूरी है आपके RC के लिए, आपके PQ वारस पारा जंबल के लिए, आपके क्लोज टेस्ट के लिए, और ग्रामर के काफ़ी सारे क्वेश्चन में तो उनका यूज़ होता ही है। तो उन 4 चैप्टर को सबसे पहले बढ़िया से पढ़ना है। कौन है वो 4 चैप्टर्स? फर्स्ट चैप्टर है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा चैप्टर है अपना टेंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तीसरा है अपना वॉइस, और चौथा है अपना नरेशन। ठीक है, इन चारों चैप्टर्स को आपको किसी भी टीचर से या फिर किसी भी बुक से पढ़ लेना है बढ़िया से, और उस इस चारों चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, बुक और टीचर के बारे में कि कौन से बुक से पढ़ लिया जाए, तो आप नीतू मैम की बुक से पढ़ सकते हो, नीतू मैम वॉल्यूम 1। इसमें क्या, इस चारों चैप्टर को पढ़ लेना है और उसके बाद उस चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिया होता है, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये कर लेना पहला काम। और उसके अलावा किसी टीचर से पढ़ना है तो अमन वशिष्ठ सर है, अमन वशिष्ठ सर। ये यूट्यूब पे इनकी फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे इनके, वो आप देख लेना, या फिर इनका पेड बैच आता है वो भी ज्वाइन कर ले सकते हो, जो भी है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर तो सबसे पहले कंप्लीट करना ही है। और चलो बोनस के तौर पे क्या है कि जब खुद से पढ़ लो, नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरे पास एक अच्छा नोट्स है, जस्ट लाइक एड ऑन के तौर पे हो जाएगा, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ये नोट्स मेरा अभी शायद डाला नहीं गया है, स्कैन करके उसको डालना होगा, तो उसको डाल दिया जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, और मेरे बारे में और भी जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 चैप्टर कर लिया, उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम कि इस बात को ध्यान से सुनना है कि हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, अगर जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम में प्रिपरेशन के तौर पे सबको बोला जाता है चलो एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो। देखो, एडिटोरियल क्या है कि न्यू कमर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई, ऑब्वियसली उसका लैंग्वेज, उसमें जो वोकैब होता है थोड़ा सा टफ होता है नॉर्मल पैसेज, नॉर्मल आर्टिकल्स के मुकाबले। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे शुरू नहीं करना है, एडिटोरियल से सबसे पहले शुरू तो नहीं करना है। आप शुरू किसी भी चीज़ से करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जो भी पैसेज पढ़े, जो भी आर्टिकल पढ़े, उसमें हम लोग को कोई वोकैब मिलता है, हम लोग रुक जाते हैं वहीं पे, चलो पढ़ना छोड़ो, पहले उस वोकैब को निकालो, उसका मीनिंग देखो, जस्ट लाइक उसका मीनिंग देखे बगैर वो पैसेज कुछ समझ ही नहीं आएगा, ऐसा हम लोग को लगता है, या फिर पता नहीं वो मीनिंग देखने की वो जो एक आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो, जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसको एक बार में पूरा पढ़ जाओ। छोटा छोटा ही पढ़ना है, ये नहीं कि 10 पेज का पढ़ रहे हैं एक बार में, 1 पेज 2 पेज का होता होगा, उस तरीके का आधा पेज का जो भी है उसको पढ़ना है, पूरा एक बार में पढ़ना है, और बिना वोकैब और वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में देखे उस पैसेज को खुद से उसका मीनिंग समझने का कोशिश करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नया पैसेज आएगा और उसमें हो सकता है नया वोकैब भी मिल जाए, उसमें कितना भी आप वोकैब याद करके जाओ घर से, तो क्या उस वोकैब के बिना वो पैसेज समझ में नहीं आना चाहिए, एकदम आता है। बस इस बात को दिमाग से निकालना होगा कि टफ वोकैब होने की वजह से पैसेज समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत मीनिंग हेरफेर होता है हल्का फुल्का, ठीक है, बट हम लोग को एक बेसिक ओवरव्यू, एक रफली उस पैसेज का आइडिया लग ही जाता है कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। सॉरी, तो सबसे पहले इस हैबिट को डेवलप करना है अपने को। ठीक है, इस हैबिट को आराम से एकदम डेवलप कर लेना है कि हम लोग कुछ भी जब पढ़ते हैं तो पूरा एक बार में पढ़े और उसका मीनिंग बिना वोकैब के भी समझ आए, जितना ही समझ आए। शुरू में कम समझ आएगा, बट बाद में आपको पता चलेगा कि रोज रीडिंग करने के बाद वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होते चलेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होते चलेगा,
तो उसको आपको पैसेज फिर बाद में चल के वो आर्टिकल, वो शॉर्ट स्टोरी जो भी है सब समझ में आना ढंग से शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो पढ़ना शुरू करना है तो क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी जो बचपन के बुक्स होते हैं 6, 7, 8 के एनसीईआरटी बुक्स, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बट शुरू इंग्लिश से कर सकते हो। आपके इंग्लिश का जो बुक आता है ना उनका, एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं उसको आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज कहाँ से पढ़ना है, कोई भी छोटा मोटा बुक कहीं मिल गया वहाँ से पढ़ लिए, या फिर गूगल पे जस्ट लाइक गूगल कर दिया शॉर्ट स्टोरी के तौर पे। आर्टिकल्स, कोई भी टॉपिक आसपास में लाइफ में चल रहा है, आसपास में देश में दुनिया में जीके का कोई टॉपिक है जिसके बारे में जानना हो डिटेल में, तो अब क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे उस आर्टिकल को गूगल पे, और उस पर जो बढ़िया पेज जो दिख जाए, जो थोड़ा सा क्रेडिबल हो एक तरीके से, कि जस्ट लाइक द हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, इंडिया टुडे का हो, या फिर विकीपीडिया पे कुछ मिल जाए, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इंग्लिश में पढ़ने का आदत डाल लेना है, यानी कि गूगल भी कुछ करना है तो क्या करना है, वो इंग्लिश में ही गूगल करना है एकदम ध्यान से, और उस इंग्लिश में जो पेज निकल के आता है उसी को पढ़ना है। और गूगल पे हर एक ऐरा गैरा पेज नहीं खोल लेना है, क्योंकि ऐरा गैरा पेज में गलत ग्रामर वाला सेंटेंस सब मिल जाएगा आपको, क्योंकि कोई भी वहाँ पे गूगल पे क्या कर सकता है, अपना खुद का एक बना लेता है ना डोमेन और पता नहीं क्या क्या जो भी है, तो इसलिए कोई भी रहता है। इसलिए थोड़ा सा जो मतलब ऑफिशियल टाइप के जो वेबसाइट्स हो उनको फॉलो करना है पढ़ने में, ठीक है। उसके अलावा बॉयज़ के लिए स्पेशल चीज़ है एक और, क्रिकबज। क्रिकबज एप्लीकेशन आप तो यूज़ करते ही होगे, मैच तो देखते होगे, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्रिकबज की भैया जो कमेंट्री होती है इंग्लिश वाली, उसमें देख लेना आप, मस्त वाले इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खूब यूज़ करते हैं वो लोग। तो थोड़ा देखते रहना, एंटरटेनमेंट का टाइम ही थोड़ा सा इडियम्स और वन वर्ड सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक कर लेना है। अब तीसरी बात क्या है कि रीडिंग में और क्या हो जाए। दूसरी बात में एकदम ध्यान रखना है कि बिना वोकैब के पहले पैसेज का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। और हाँ, इसके बाद ये सब पढ़ने लगने के बाद, जब ये सब पढ़ते हुए हैबिट हो जाए, तब बाद में तब क्या शुरू करने वाले हम लोग, एडिटोरियल। और एडिटोरियल शुरू करने के बाद यह नहीं कि बाकी सब चीज़ छोड़ देंगे, बाकी सब भी चलते रहेगा और एडिटोरियल भी साथ में चलेगा। अब एडिटोरियल कहाँ से कर सकते हैं, तो एडिटोरियल करने का एक टेलीग्राम पे चैनल है, इंग्लिश माध्यम, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस का, कभी कभी द हिंदू का, फ्री में लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एडिटोरियल का। और उसमें क्या होता है ना, उस एडिटोरियल पे बेस्ड जो भी उसमें जो भी टफ वोकैब होंगे वो सारा उसमें दिया होता है पीडीएफ में, और उसके नीचे उस पैसेज पे बेस्ड, क्योंकि एडिटोरियल भी एक पैसेज है, उस पैसेज पे बेस्ड जो मेंस में इस बार आए हैं क्वेश्चन, मेंस लेवल के, उनको सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें क्वेश्चन गिवन होता है और लास्ट में नीचे आंसर गिवन होता है। तो क्या करना है, एडिटोरियल पढ़ने लगे हम लोग, एडिटोरियल पढ़े और बिना वोकैब देखे हम लोग एडिटोरियल का मतलब निकालना सीखना है। उसके बाद उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उन सारे को सॉल्व करना है। और जब पढ़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या होगा कि गलत भी होगा कुछ क्वेश्चन और सही भी होगा, तब जाके उस गलत क्यों हुआ सही क्यों हुआ वो समझने में थोड़ा सा वोकैब का हेल्प ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि वोकैब का जो चार्ट उसमें गिवन होता है वो काफ़ी सही भी रहता है। तो उसके बाद वोकैब देखना है, वोकैब सबसे लास्ट में देखना है। कोई बोलेगा कि नहीं वोकैब पहले रट लेते, पहले ही देख लेते पैसेज, नहीं भाई, तब आप तैयार ही नहीं हो पा रहे हो नए पैसेज को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, ठीक ना। इसलिए बिना वोकैब देखे पहले उसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जब गलत होगा ना कुछ और वोकैब, फिर जब देखने के बाद जब सही होगा ना, तो दिमाग रिटेन भी कर पाएगा उस वोकैब को ढंग से, क्योंकि हम लोग उस पैसेज को पढ़ चुके, उस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। उसके बाद अगर एग्जैक्ट वर्ड्स का मतलब पता चलता है तो वो ज़्यादा माइंड को याद रहता है, रिटेन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ क्वेश्चन ज़्यादा ढंग से रहता है, रटा हुआ चीज़ के मुकाबले पढ़ा हुआ चीज़। तो एडिटोरियल का ऐसे यूज़ करना है हम लोग को। और यह काम 2022 से सीजीएल 2022 के टाइम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, यह सबको पहले से बताया गया है मेरी तरफ से। तो और बाकी लोग भी बताए होंगे, ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ये सारा कुछ करने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये तो करना ही करना है। तो अब रीडिंग में समझ में आ गया, रीडिंग सीधा रीडिंग नहीं करना है, रीडिंग बेसिक इंटरेस्टिंग चीज़, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने से क्या मज़ा ही आएगा, वहाँ से शुरू करना है और तब यहाँ तक पहुँचना है। और हमेशा बिना वोकैब के पहले पैसेज को समझने का कोशिश करना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब तीसरा हम लोग अब देखते हैं क्या करने वाले हैं। तीसरा में क्या होगा कि एक इंटरेस्टिंग बात है, लोग को लगता है कि इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करने से, जस्ट लाइक मूवीज़, सॉन्ग्स या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह देखने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको एक रियलाइजेशन कभी कभी होगा, बचपन में जब पैदा हुए थे तो क्या हिंदी समझाने के लिए पेरेंट्स हिंदी के ग्रामर, हिंदी का जो व्याकरण है वो बताते थे? हाँ, बचपन में तो बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा था, तो सिर्फ सुन के कैसे सीख लिया वो इतना, हिंदी वाला हिंदी सीख लिया, जो मराठी बच्चा है मराठी सीख लिया, जो बंगाली है बंगाली सीख लिया, जो अंग्रेज है अंग्रेजी सीख लिया। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का दिमाग इस तरीके से भगवान डेवलप किए हैं ना कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं हमेशा। बचपन में वो सीखने का टेंडेंसी थोड़ा अधिक होता है, ऑब्जर्व करने का स्किल और सब कुछ, अब जाके थोड़ा कम हो गया। लेकिन भाई अगर पहले 100% था तो अब क्या 0% तो नहीं हो गया होगा ना स्किल, अभी भी वो स्किल बचा ही हुआ है। इसलिए क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज 4 दिन में कोई रूल रट के नहीं सीखा जा सकता, लैंग्वेज हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं सिंपली, क्योंकि बचपन से सुनते सुनते हिंदी अपने आप ही आ गया, दूसरी बार बच्चे को दूसरा जो भाषा उनका है वो अपने आप ही आ गया ना। तो इंग्लिश में अगर हम लोग इन्वायरमेंट में अपने आप को डाल देते हैं अभी से, और उस डिनाइल स्टेट से बाहर निकलते हैं कि नहीं इससे ही इंप्रूव होगा, तो होगा इंप्रूवमेंट। और हम लोग सिर्फ गधा जैसे सुनेंगे नहीं इंग्लिश, देखेंगे नहीं इंग्लिश, हम लोग क्या कर रहे हैं साथ में रूल्स वगैरह भी पढ़े हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं ढंग से, और बचपन से थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ के आए होंगे बहुत लोग, ये भी है। इसलिए तब क्या करना है, थर्ड में कंज्यूम इंग्लिश कंटेंट्स, ठीक है।
और कोई बोलेगा कि एकदम ही समझ नहीं आता, भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको एकदम समझ नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जो हॉलीवुड की मूवीज आपने हिंदी में देखी होगी पहले डब्ड वर्जन, उसको ही देखो इंग्लिश में, समझ में आएगा। ठीक है, सॉन्ग्स नहीं समझ आ रहा ना, बढ़िया म्यूजिक रहेगा। और एक्चुअली ये सब ये नहीं कि पढ़ाई के तौर पे करना है, ऑब्वियसली जब पढ़ाई करने का नहीं मन कर रहा है, एंटरटेनमेंट के तौर पे ये सब काम करना है। ठीक है, और सॉन्ग्स में क्या करना है, गाने प्ले कर दो, गूगल पे उसका लिरिक्स देख लो भाई, लिरिक्स देख लो, समझ में आएगा आसानी से। उसके अलावा इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देखना है, क्या होगा उसमें सबटाइटल्स रहते हैं ना, सबटाइटल्स रहेंगे, सबटाइटल्स के साथ देखो पहले। मूवीज़ भी आप इंग्लिश की मूवीज़ क्या कर सकते हो, सबटाइटल के साथ देख सकते हो, टाइटल्स। ठीक है, तो इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहने से इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, ये फैक्ट है। जो भी लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, भाई आप कितना दिन ट्राई कर लिए करके। और सिर्फ ये नहीं करना है ना, साथ में पढ़ाई भी तो कर रहे हैं हम लोग, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए डेवलप होगा। ठीक ना, ये हो गया। तो तीसरा बात, चलो चौथी बात, फोर्थ बात क्या है कि जिन लोगों ने इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मतलब सॉल्व किए हैं बचपन में, ट्रांसलेट करना जो होता है ना अपनी भाषा को इंग्लिश लैंग्वेज में, बचपन में सिखाया जाता है हिंदी वाला के लिए, ऑक्सफोर्ड की बुक आती थी एक, तो उस तरीके से जिन लोगों ने भी अपनी भाषा को नहीं किया है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वाली जो प्रैक्टिस होती है बचपन में वो नहीं किया भैया, वो लोग ट्रांसलेशन करो। और क्या, सिंपली बचपन में नहीं किया तब तो करना पड़ेगा भाई। और टाइम है अभी, जो लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखने लगते हो, खुद से फ्रेम करने लगते हो, तो 6 मंथ के बाद जो आपकी इंग्लिश होगी ना, वो आज की इंग्लिश से काफ़ी बेटर होगी, ये फैक्ट है। और आप ढंग से जो एग्जाम्स में आते हैं ना हम लोग, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट, ग्रामर के रूल्स का यूज़ करते हुए जो होते हैं, उसमें आप ढंग से एरर डिटेक्ट कर पाओगे, इंप्रूवमेंट को ढंग से इंप्रूव भी कर पाओगे। तो ट्रांसलेशन जरूर से जरूर करना है जिन लोगों ने बचपन में नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक आती है, ये लेके इस पूरे को बना जाओ। तो ये हो गया, 4 बात हो गया आपके पास। और अब तब आते हैं कि फिफ्थ में कि और क्या, और कोई बुक और क्या करना है। अच्छा, ये तो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, ग्रामर और वोकैब, तो ग्रामर में और क्या करना है, तो ग्रामर में अगर बात करें हम लोग, ये सेकंड है वैसे तो अपना, सेकंड चीज़। फर्स्ट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग हुई, ग्रामर में अब क्या करना है कि ग्रामर में आप नीतू मैम या फिर अमन वशिष्ठ सर या फिर आपको जो भी टीचर अच्छे लगे, या फिर जो भी आपको आपके पास किसी टीचर का नोट्स हो या फिर कोई और दूसरी बुक अच्छी लगती हो तो उसको कर सकते हो। बट नीतू मैम की बुक से आप सारा बुक को सॉल्व कर लोगे, मतलब थ्योरी पढ़ लोगे और सारे चैप्टर्स का और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो सही रहेगा। एक्चुअली क्या है ना कि ग्रामर के रूल पे मेरा फोकस अधिक नहीं होता, क्योंकि सारा रूल पढ़ के भी बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। बट जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, कि वो बिना रूल जाने भी बहुत सारा क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए ये 4 चैप्टर तो कंपलसरी है करना एकदम। उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो आप कर लेना। ठीक है, उसको मतलब सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले जो ऊपर बताया गया है इसको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, तब ग्रामर हो गया करना है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीडिंग और ग्रामर सबके लिए यूजफुल है। तो ये कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 बुक है, एक तो है पिनेकल और दूसरी है एमबी पब्लिकेशन की अजय कुमार सिंह की एक बुक आती है, पब्लिकेशन अजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह। ठीक है, आप किसी भी बुक को लेके सॉल्व कर ले सकते हो। बट मेरा सजेशन क्या होगा कि पुराने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, अब जो लेवल उठ गया है इस वजह से आपको सीजीएल 2022 मेंस और सीजीएल 2023 प्री के इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए। अगर आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये सारा सॉल्व करना चाहिए आपको सबसे पहले। उसके बाद बाकी करते रहना है, पिनिकल में भी है वो या फिर एमबी पब्लिकेशन, जिससे भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर रूल्स वगैरह करना है और साथ में एक क्वेश्चन तो करना ही, ये दोनों तो पक्का से करना है एकदम। और उसके बाद वोकैब की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वोकैब में क्या हुआ, एक तो वोकैब हम लोग रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के टाइम ही सीखते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो होगा मीनिंग फिर खोजेंगे ही, निकालेंगे ही। तो वहाँ पे पढ़ के सीख रहे हैं तो वोकैब बहुत दिन तक रिटेन भी कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा वोकैब और कहाँ से करना है, तो नीतू मैम की ही बुक जो है वॉल्यूम 1 में आपको उसमें वोकैब मिल जाएगा, उसको आप कर ले सकते हो। और उसके अलावा दूसरी बुक है ब्लैक बुक। ठीक है, इसकी अपडेटेड वर्जन आप ले लेना। और दोनों बुक में से अगर वोकैब कर लो, और दोनों बुक में से वोकैब रटना बहुत ही मुश्किल काम होता है, फैक्ट है ये। इसलिए वोकैब में मेरा हमेशा रहेगा कहना कि इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स याद करना काफ़ी आसान है, ठीक ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है इडियम का, जो भी पढ़ के देखना 50% इडियम 1-2 बार पढ़ने के बाद ही माइंड में सेट हो जाता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो भी कंपेरेटिवली नॉर्मल एंटो सिनोनिम्स के मुकाबले इंटरेस्टिंग होता ही है। तो ये दोनों, तो आप इस दोनों बुक में जो जितना भी इडियम्स और वन वर्ड है उसको तो याद कर ही लेना, क्योंकि आसान है करना। और कैसे कर सकते हैं लोग, 50 एक दिन में इडियम्स कर लिए और साथ में 50 वन वर्ड कर लिए पर डे, इतना किए 3 दिन तक रिपीट। 3 दिन के बाद क्या करेंगे, फोर्थ डे 1.5 दोनों का रिवीजन कर लिए, फिर फिफ्थ डे 50-50 करके ऐसे कर सकते हो। तो एक मंथ 1.5 मंथ के अंदर पूरा जितना भी एसएससी ने आज तक पूछा सारा आपका कवर हो जाएगा आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से, और याद हो जाएगा। और उसके बाद तब जाके एंटोनिम सिनोनिम आपको करना हो, स्पेलिंग देखना हो, सारा करते रहना भाई। वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से, तो ये दोनों तो लेकिन ये दोनों कंपलसरी करना मेरे हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी को और टाइम है और वोकैब को और ढंग से सीखना है तो एक बुक आती है वर्ड
पावर मेड ईजी। इसमें वर्ड्स को रूट वर्ड्स के थ्रू या फिर उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, एक वर्ड से कितना वर्ड बना है, तो उसके थ्रू समझाया गया है वर्ड। तो एक वर्ड को पढ़ के हम लोग उसमें से 10-15 वर्ड सीख ले सकते हैं। तो इस बुक को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ना, बट अगर कोई पढ़ पाए तो काफ़ी सही है बुक। वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक तरीके से वोकैब माइंड में सेट होते चला जाएगा। तो वोकैब के लिए हो गया, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए मेनली मेरे हिसाब से पुराने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं है। सीजीएल 22 मेंस के और सीजीएल 23 प्री के कर लेना है, और उसके अलावा मॉक लगाते रहोगे आप, और उसके बाद नीतू मैम की बुक से ही कर लिया। और रीडिंग अंडरस्टैंडिंग और एडिटोरियल में जो क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेंस लेवल का, उससे आपका काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये तो हो गया बात, इंग्लिश की बात खत्म हो गई। और उसके अलावा क्या है कि टेलीग्राम चैनल मेरा कौन सा है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ मिल जाएगी, कल परसों तक डाल दी जाएगी। वो है @excel टुगेदर SSC, एक साथ लिख के डालना है, एक्सेल टुगेदर SSC, @excel टुगेदर SSC सर्च करने के बाद मिल जाएगा, या फिर आप गोल SSC से डायरेक्ट सर्च करने के बाद भी ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है। और एक टेलीग्राम क्या है ना कि प्राइवेट ग्रुप भी है, जिसमें कि 600+ मेंबर्स हैं, जिसमें आपका डाउट सॉल्व हो जाता है, या फिर मॉक स्कोर शेयर करना, सबको एक साथ मॉक दे लेते हैं, वो सारा कुछ होता है उसमें। तो लेकिन उस ग्रुप को प्राइवेट कर दिया गया है, क्योंकि अभी पब्लिक था कुछ दिन पहले, तो थोड़ा उसमें ना कुछ बिना मतलब के लोग आ गए थे, तो इसलिए। तो किसी को अगर उसमें जुड़ना हो तो एक्सेल टुगेदर SSC के जब वो उसके किसी भी पोस्ट पे जाके कमेंट कर देना कि सर मुझे जुड़ना है, तो आपको DM में उस प्राइवेट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वैसे कोई खास जरूरी नहीं है करना, बट किसी को होता है ना कि जस्ट कि थोड़ा बहुत कभी डाउट सॉल्व हो गया, या फिर जस्ट कभी खाली बैठे हुए तो अदर फेलो स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर अपना ही डाउट पूछना, मॉक स्कोर देखना दूसरे का, ये करना, बस थोड़ा कंपटीशन जैसा फील आएगा, और कुछ नहीं। नहीं भी करना नहीं भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा टाइम पास लेकिन टेलीग्राम पे या फिर किसी भी सोशल साइट पे नहीं करना है, ये भी फैक्ट है। तो ये हो गया अपना। और अगर मेरे बारे में कोई पूछते रहता है हमेशा कि कहाँ से पढ़े थे आप, ऐसे ऐसे, देखो भाई मेरा क्या था कि मेरा जो इंग्लिश का मतलब मेरी जो जर्नी है ना, वो बहुत ही अलग जर्नी है। ठीक है, उस तरीके से करके इंग्लिश इंप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, तो इसलिए वो सारा कुछ हम बताए हैं इसमें जो कि करना चाहिए, जिससे इंप्रूवमेंट होगा, वह नहीं जो हम किए थे। मेरे बारे में अगर आप सुनना चाहते हो तो मेरा क्या था, मेरा बचपन स्कूलिंग जो हुआ 6 to 12 जो हुआ मेरा CBSE से हुआ। ठीक है, और मेरे स्कूल में जब बचपन में ही 7th में हम लोग एक सर थे राघवेंद्र कुमार, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो सर काफ़ी बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उनके वजह से ना मेरा थोड़ा सा रीडिंग में इंटरेस्ट जग गया था, तो थोड़ा बहुत दूसरे क्लास के बुक्स को भी पढ़ लेना, स्टोरीज वगैरह जो होता है ना, मांग के बुक पढ़ लिए, तो मेरा उस वजह से थोड़ा रीडिंग की वजह से क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एटलीस्ट मेरा थोड़ा सा बेटर हो गया। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब जिसमें ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं तो उतना हो जाता है। ठीक है, उस वजह से हुआ है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे कि CGL के लिए इंग्लिश में क्या किया है, तो इंग्लिश में बस वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चैप्टर हम पढ़े थे टीचर से। ठीक है, और उसके अलावा EDMs याद किए, और उसके अलावा 2017 से लेकर 2021 सारा मेंस का सेट लगाए थे सारा। ठीक है, उसके अलावा बाकी टोटल मिला के प्री का 25 to 30 सेट्स, सेक्शनल जो होता है ना इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का, एक प्री का इतना, प्री का, और बाकी मेंस का इतना, और इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट EDMs, बस इतना किया गया मेरी तरफ से इंग्लिश में। ठीक है, अब बोलोगे कि इतना करके मार्क्स आ जाएगा क्या दूसरे का, भाई इतना किए बगैर भी औरों का आ जाएगा, और का इतना क्या, सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा मुश्किल है लाना, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ये सब चीज़। ठीक ना, तो ऐसा नहीं है, तो मेरा स्ट्रेटजी सही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जब किसी को बताएंगे ना, वो अपना कि हम बस इतना किया तो इतना ही तुम कर लो, ऐसा नहीं बोल सकते, सीधी सी बात, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी अभी एग्जाम देके आएंगे। दिल्ली में लोग हैं, या फिर जो भी मतलब बढ़िया फैमिली में है, जो कि अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, तो उन लोगों का क्या है, एग्जाम देके आएंगे बिना कुछ भी पढ़े, फिर भी इंग्लिश में उन लोगों का 130 रहेगा, जस्ट लाइक 135 में, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 100 मार्क्स पे अटक जा रहे हैं इंग्लिश में, ये भी फैक्ट है। मेरे कॉन्टैक्ट में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ रीजनिंग में काफ़ी सही स्कोर आता है, और जीके भी ठीक ठाक है, बट इंग्लिश में अटक जाते हैं। तो ऐसा है कि अभी तो आपको पढ़ने के लिए क्या करना है ना, कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश, या फिर मैथ रीजनिंग और जीके, कोई 3 सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि सिलेक्शन एटलीस्ट इंश्योर हो जाए, और 4th सब्जेक्ट को जितना हो सके खुद से इंप्रूव करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश, मेरा भी अब तक यही मानना था कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश ही तीनों ही बेटर होना चाहिए, उसके बाद जीके रैंक दिलाएगा और इस तीनों से सिलेक्शन हो, जो कि फैक्ट है। बट ये भी एक फैक्ट है ना कि जिसका मैथ रीजनिंग और जीके भी अगर बहुत बढ़िया है, तो इंग्लिश में वो मेहनत करके उतना ले आएगा कि उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ये भी फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसका नहीं होगा सिलेक्शन। पहले थोड़ा सा मुश्किल था, जब 200 इंग्लिश और प्री में 50 और फिर 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, जैसे मान लो उसको हिंदी में, फिर भी 250 एटलीस्ट 700 में 250 का इंग्लिश होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब 250 का इंग्लिश होता था, बट जीके कितने का होता था, सिर्फ 50 का होता था, 700 में सिर्फ 50 का। बट अभी क्या हो रहा है कि जीके 390 में 75 है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज जीके का है, इसलिए जिसका जीके बढ़िया है ना, वो भी सिलेक्शन ले रहा है, आगे भी लेगा, मैथ रीजनिंग और जीके कर लेगा खूब बढ़िया, एकदम बेस्ट, और तब जाके वो कर लेगा इंग्लिश में। इतना तो मेहनत हो ही जाएगा कि ठीक ठाक इतना ही जाएगा कि सिलेक्शन हो जाए, तो ये भी हो सकता है। बट हाँ, फिर भी मैथ रीडिंग इंग्लिश तीनों जिसका बढ़िया है उसका सिलेक्शन तो इंश्योर हो जाता है आराम से, और जीके की वजह से वो बढ़िया रैंक ले आ सकता है, ये तो फैक्ट है। मतलब जिसका मैथ रीडिंग इंग्लिश बेटर है उसको थोड़ा सा एज तो है, मतलब अब इसका आप कुछ किया नहीं जा सकता भाई,
बट चल, तो इंग्लिश में मेरे तरफ से तो यही आइडियाज़ थे आई थिंक, और कुछ तो याद आ नहीं रहा मेरे पास। और बाकी टीचर्स और बाकी बुक्स भी बढ़िया होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें अमन वशिष्ठ सर या फिर नीतू मैम के बुक का, भाई हम उन दोनों में से किसी से भी नहीं पढ़े हैं, सीधी सी बात जान लो। बट मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो जो कलीग्स हैं, बाकी इंस्पेक्टर्स, बाकी जो एएसओ है, वो सारे इन लोगों से पढ़े हैं या फिर कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं, और सबका रिव्यू काफ़ी सही है। और पुराने जो भी एक्सपीरियंस है, हम हमेशा से जो सीजीएल में रहे हैं, उन लोगों ने भी इन लोगों के बारे में, और खासकर नीतू मैम के बुक के बारे में बात किया। तो और पिनेकल तो खुद हम देखे भी है, तो एमबी पब्लिकेशन भी हम देखे हुए खुद से बुक्स, हम ज़्यादा सॉल्व नहीं किए। एमबी से हम 25-30 सेट हम एमबी से लगाए हुए थे, और पिनेकल से तो खैर कुछ नहीं किया था, खैर बट देखा हुआ है सारा बुक ये सब। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज इस सेशन को, और अगले कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो आपको और क्या डाउट्स है, कुछ भी जो भी है। और मेरा अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि प्रॉब्लम हो कभी पढ़ाई लिखाई में, वैसे तो होना नहीं चाहिए, यूट्यूब पे पहले से हर कुछ डाला जा चुका है भाई, आप देख लेना यूट्यूब पे, आपके पास जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी किसी लोग को हो जाता है, अगर ऐसा कुछ हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ठीक है, इंस्टाग्राम ठीक रहेगा, आकाश द बैटमैन, इस पर आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई लिखाई में उसके बारे में बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट मिल जाएगा, बट रिप्लाई बाद में मिल जाएगा, इतना ज़रूर है भाई, ठीक है। और हाँ, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर जो भी कुछ है सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं है कि कोई आके पैसा भी दे देगा, इतना भी कुछ बड़े आदमी नहीं है, बट जो भी है लेकिन फ्री है मेरा सब कुछ, इतना क्लियर है। तो भाई थैंक यू, बाकी मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, ओके।